नमस्कार, आरएम टाइम्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य है और आज हम अपने यूपीएससी इकोनॉमी एमसीक्यू सीरीज में एक नए सेशन को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जैम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य करता है। पहले तो आप इनको पढ़ लीजिए और इसमें आप देखिए कौन सा यहाँ पे सही होता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखो, अगर हम जैम की बात करें तो ये है, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है ये, मतलब इसके अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी नहीं है ये क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन है, जो कि क्या है, एक गैर लाभकारी कंपनी है जो कि सेक्शन 8 में आती है। सेक्शन 8 कंपनी इसको बोल देते हैं। ठीक है। और इसका ओनर कौन है? इसके ओनर के लिए अगर हम देखें तो कंपनी है यहाँ पे जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल, इस नाम से कंपनी है जिसके अंतर्गत ये जैम पोर्टल आता है। अब इस जैम पोर्टल पे क्या होता है? जैम पोर्टल पे जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई सेवा चाहिए होती है, कोई वस्तु चाहिए होती है, उत्पाद चाहिए होते हैं, तो वहां पर लोग जाते हैं और अपनी अपनी जो सेवाएं हैं, उत्पाद हैं, उनकी लिस्टिंग कर देते हैं और वहां पे एक तरह से बिडिंग होती है। ठीक है। और उनको क्या करती है, गवर्नमेंट को जो खरीदना होता है वहां से वो क्या कर सकते हैं, वहां से प्रोक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाता है। दूसरा है डायनामिक प्राइसिंग लागू होते हैं, ये सही है। डायनामिक प्राइसिंग लागू होती है, इसका मतलब है कि आपूर्ति और मांग के अनुसार क्या है, वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं। हो सकता है कि अगर वस्तुओं की कीमतें, अगर वस्तुओं की संख्या कम होती जा रही है तो हो सकता है कि वहां पे जो प्राइस है वो यहाँ वहां पे बढ़ जाए। अगला कथन है कि जैम खरीद प्रणाली केवल वस्तुओं के लिए है, सेवाओं के लिए नहीं। ऐसा नहीं है। जैम पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे दो कथन गलत हो जाते हैं, एक ही कथन सही रहता है। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी का निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे सही वर्णन करता है? देखो, ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी क्या है? एक ओपन नेटवर्क है। ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटर ऑपरेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत सरकार द्वारा एक क्या है, पहल है। ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? अगर हम देखें तो इसको हम वेकन प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये काम करता है। अब इसमें होता क्या है? अगर इसमें देखें तो जैसे कि खरीदार और विक्रेता होते हैं, खरीदार और जो विक्रेता होते हैं वो इस पोर्टल पे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, सर्विसेज को अवेल करते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि ओएनडीसी है, इनको जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि आप देखें जो पेटीएम है, ठीक है, या फिर जैसे कि अगर आप बात करें जो फ़ोन पे है, या फिर इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि क्या करते हैं, ई-कॉमर्स की तरह जो काम करते हैं, ई-कॉमर्स भी नहीं कह सकते इनको, एक तरह से सर्विस अवेल कराते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कुछ पार्सल यहाँ पे मँगाया, पार्सल मतलब यहाँ पे कुछ आपने खाना मँगाया किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से। अब इसके क्या है, बैकएंड में क्या है, ये ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपने कुछ मँगाया और ये यहाँ तक आपको लाके यहाँ पे डिलीवरी करा दी। तो यहाँ पे ये कौन है? ये सर्विस का जो सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ पे आप खरीदार हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से सर्विसेज़ को अवेल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि इसको इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड किया जा रहा है इसको। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो रिसेंट में इंडोनेशिया में भी क्या है, इसका विस्तार हो चुका है। मतलब कि यहाँ के जो एमएसएमई ऑपरेटर्स हैं, या कह सकें जो एमएसएमई व्यापारी हैं, वो अब इंडोनेशिया में भी अपनी कुछ जो सुविधाएं हैं, वस्तुएं, सर्विसेज हैं, वो उपलब्ध करा सकते हैं ओएनडीसी के माध्यम से। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सबसे सही वर्णन कर रहा है। पहला कथन है कि एक सरकारी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो सीधे उपभोक्ता को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। अगला है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भारत में ऑनलाइन खुदरा कीमतों को विनियमित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। फिर आता है, ये एक इंटरऑपरेबल ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क है जिसे ई कॉमर्स को मॉड्यूलर और आपस में कनेक्ट किए जा सकने वाले घटकों में विभाजित करने के लिए विकसित किया गया है। ये कथन हमारा सही बैठता है। ठीक है। अगला कथन भी देख लेते हैं। देखो, लाइसेंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो निजी
कंपनियों को निष्पक्ष बाजार प्रथाओं के पालन के लिए प्रमाणित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। यहाँ पे जो सबसे सटीक है वो ये है, क्योंकि एक इंटरऑपरेबल ओपन प्रोटोकॉल है जो कि ई कॉमर्स को मॉड्यूलर करके आपस में कनेक्ट करने वाले घटकों में विभाजित करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब कि यहाँ पे विक्रेता और क्रेता है, खरीदार है, और जो विक्रेता है वो यहाँ पे आ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अवसंरचना वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक अवसंरचना आती है? अवसंरचना वर्गीकरण क्या होती है? अवसंरचना वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं ये जो सामाजिक बुनियादी ढांचा है, उसके बारे में अगर हम देखें तो वो सुविधाएं आती हैं जो मानव पूंजी का निर्माण करती हैं। जो मानव पूंजी का निर्माण कर सकती हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, और मानव विकास को सहायक होती है। ये क्या कहलाती है? सामाजिक अवसंरचना मानी जाती है। अब हम देख लें, सरकारी स्कूल है तो ये भी आ जाता है, क्योंकि ये भी शिक्षा का काम करता है, तो जिससे भी जीवन और मानव का जीवन का जो स्तर है, जीवन की गुणवत्ता है, मानव विकास है, उसमें सहायक होता है। कौशल विकास भी याद आता है, ये मानव पूंजी का निर्माण करता है। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। ग्रामीण सड़कें आ जाती हैं, ये भी तो अवसंरचना है। सामाजिक पुस्तकालय, सॉरी, सार्वजनिक पुस्तकालय आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 सभी यहाँ पे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एमएसएमई की बात की गई है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे कि भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सभी प्रमुख फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी। यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पर ये दिया है सभी प्रमुख फसलें। ठीक है, सभी प्रमुख फसलें, यहीं से ये गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 से 22 लगभग फसलें होती हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें, तो अगर हम गन्ना देखें, गन्ना के प्राइस के लिए एक अलग ही यहाँ पे निकाय है, जो कि क्या है, एफआरपी एक तरह से हम देखते हैं। ठीक है, वो जो उचित लाभकारी मूल्य है, वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे बताया जाता है। गन्ने का एक एफआरपी यहाँ पे निश्चित किया जाता है, और कौन निश्चित करता है? ये करता है हमारा सीएसीपी। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत निकाय है, जो कि गन्ने का जो मिनिमम मूल्य होता है, जिसको हम कह सकते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, वो निर्धारित करता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला कथन अगर हम देखें कि एमएसएमई कानूनी रूप से परिवर्तनीय है, निजी व्यापारी एमएसपी या उससे अधिक मूल्य पर फसल खरीदने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल सरकार अपने लिए, सरकार का एक तरह से सार्वजनिक यहाँ पे दायित्व होता है, जिसमें कि वो एफसीआई के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से क्या करती है, जो उपज होती है उनकी उनकी खरीदारी करती है। लेकिन निजी व्यापारियों पे कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। निजी व्यापारी इसके लिए स्वतंत्र है कि वो बाजार में मांग आपूर्ति के हिसाब से जो भी उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा के अंदर अपने जो मूल्य निर्धारण है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, हमें देखना है कि इनमें कौन कौन से कथन सही हैं, और उसके आधार पे हमें ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। पहला ऑप्शन है, ई नैम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और बेहतर मूल्य निर्धारण की सुविधा देकर कृषि बाजारों में पारदर्शिता को बढ़ाता है। ये कथन सही हो जाता है। देखो, ई नैम क्या है, एक तरह से हम देखें तो ई नैम क्या है, पोर्टल है। ये क्या करता है, जो विभिन्न मंडी होती हैं, विभिन्न मंडियों में जो फसलों के लिए या फिर जो प्रोडक्ट है उनके लिए जो बोली लगती है, जो बिडिंग होती है, उसका यहाँ पे एक तरह से काम होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो कृषक है वो अपनी चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरह से लिस्ट कर सकते हैं, और जो कीमतें चल रही होती हैं
जो बाकी मंडियों में जो कीमतें चल रही होती हैं, उनको क्या होता है एक तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो बोलियाँ लगती हैं, बिडिंग जो होती है वो प्रतिस्पर्धी होती है, ठीक है? और इससे क्या है पारदर्शिता भी बढ़ती है। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला कथन है ई-डैम के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर होने वाले प्रत्येक लेन-देन के लिए किसानों को अपनी उपज मंडी में व्यक्तिगत रूप से लाना होता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से लाना नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से लाना होता तो यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये क्या है एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि यहाँ पे ऑनलाइन बाज़ार एक तरह से उपलब्ध कराता है। तीसरा कथन है ई-नैम विभिन्न राज्यों की कृषि उपज बाज़ार समितियों को डिजिटल रूप से जोड़कर अलग-अलग मंडियों के बीच व्यापार को सक्षम बनाता है। ये कथन क्या है? ई-नैम विभिन्न राज्यों की कृषि उपज बाज़ार समितियों को डिजिटल रूप से जोड़कर अलग-अलग अलग-अलग मंडियों के बीच व्यापार को सक्षम बनाता है, ये सही है। ये जो पोर्टल है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अलग-अलग जो मंडियाँ होती हैं, वो भी लिस्टेड होती हैं, तो उनके बीच भी क्या है यहाँ पे व्यापार है, उसके लिए भी क्या करती हैं, काम करती हैं और जो यहाँ पे प्राइस जो मूल्य निर्धारण होता है, जो प्रतिस्पर्धी बोली लगती है, वो भी पारदर्शी रूप से यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ पे ये कथन क्या सही हो जाता है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। अब हम देखते हैं, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, पहली बात तो दोनों सही ही नहीं है। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, ऐसा नहीं है। एक कथन हमारा सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। कथन 1 और कथन दोनों में से केवल एक सही है। वह कथन 1 की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें देखना है कि उनमें से ऊपर जो कथन दिए हैं कितने कथन सही हैं। पहला कथन है नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को सीधे अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। जो केसीसी लोन जो मिलता है किसानों को वो जो क्षेत्रीय बैंक होती हैं उनके माध्यम से मिलता है, जो बैंक है उनके माध्यम से मिलता है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का काम है पुनर्वितरण, ठीक है। यहाँ पे पुनर्वित्त एक यहाँ पे पुनर्वित्त संस्था है, तो ये क्या करती है, ये उन संस्थाओं को वित्त प्रदान करती है जो कि क्या करते हैं, एक तरह से किसानों के लिए अल्पकालिक या जो दीर्घकालिक लोन है वो प्रदत्त कराते हैं। तो नाबार्ड डायरेक्टली यहाँ पे जनरली डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करता है किसान से। किसान क्या करते हैं, जो रीजनल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो आरआरबी होती हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनके माध्यम से ये इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो मिलती हैं किसान। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला कथन है नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी करता है, ऐसा नहीं है। नाबार्ड का काम पर्यवेक्षण करना होता है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर लैंडिंग होती है, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, ये कौन निर्धारण करता है, ये करता है आरबीआई। आरबीआई निर्धारण करता है, नाबार्ड इसका निर्धारण नहीं करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला कथन है यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य विनियामक के रूप में कार्य करता है। ये तो गलत हो जाता है। देखो जो बैंक होती हैं, बैंकों का जो मुख्य विनियामक होता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई क्या करता है, इनको एक तरह से लाइसेंस दे प्रदान करता है और उसके बाद जो विनियमन होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो फिर यहाँ पे नाबार्ड का क्या काम रह जाता है? नाबार्ड का क्या काम रह जाता है? जो नाबार्ड का काम होता है वो जो सहकारी बैंक होती हैं उनका निरीक्षण और पर्यवेक्षण का काम होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण। अब जैसे कि यहाँ पे कोई केसीसी का यहाँ पे अगर योजना चल रही है तो उस योजना का निरीक्षण करेगा, पर्यवेक्षण करेगा। जो किसानों के लिए और जो ग्रामीण विकास के लिए जो सुविधाएं चल रही, फाइनेंशियल स्कीम्स चल रही है, उनका निरीक्षण पर्यवेक्षण एक तरह से करता है। अगला कथन है वर्तमान में नाबार्ड की समग्र चुकता अंश पेड अप शेयर पूंजी केंद्र सरकार के स्वामित्व में, ये कथन सही है। पहले अगर हम देखें तो ये अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई का यहाँ पे क्या था, आरबीआई की शेयर होल्डिंग थी।
लेकिन अब ये इसकी जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई है। तो यहाँ पे जो पूंजी है केंद्र सरकार के स्वामित्व में 100%। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रुपए के अवमूल्यन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। अवमूल्यन का क्या मतलब है? अवमूल्यन का मतलब आप ये समझो जैसे कि ये आपका 1 रुपए है। ठीक है, 1 रुपए है। सपोज कीजिए कि अभी यहाँ पे क्या है, $80 है। हाँ, नहीं, गलत हो गया ये। 80 रुपए हमारा क्या है? 80 रुपए $1 के बराबर है। ठीक है, अब यहीं पे अगर 90 रुपए $1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक $1 में हमें 80 रुपए मिल रहे थे, अब $1 में 90 रुपए मिल रहे हैं। मतलब कि जो हमारा रुपया है वो यहाँ पे रुपया क्या है, कमजोर हुआ है। रुपया यहाँ पे क्या है, कमजोर हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं कि आयातित वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू कीमतों में वृद्धि होती है। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। सपोज कीजिए अगर आप कोई चीज मंगा रहे थे, आप कोई चीज विदेश से मंगा रहे थे। ठीक है, $1 की कोई चीज आपने मंगाई थी तो उसके लिए आपको पहले 80 रुपए देने पड़ रहे थे। वहीं अब आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको 10 रुपए यहाँ पे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये 10 रुपए क्या है, कीमतों में वृद्धि। 10 रुपए क्या है, ये जो आपकी घरेलू कीमतें हैं इनमें वृद्धि करेगा। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है। वाह्य वाणिज्यिक ऋण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो डेट होता है या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, कि रुपए मूल्य में बढ़ोतरी होती है। ये कथन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही ईसीबी की। ठीक है, यहाँ पर रुपए मूल्य में इसमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इसका मतलब है कि जो विदेशी मुद्रा जो इसका मतलब ये होता है, जो विदेशी मुद्रा होती है जैसे कि अमेरिकी डॉलर है या फिर येन है या फिर अगर हम देखें तो पॉन्ड है, अगर उसमें आप भारत में लेके आते हैं तो एक तरह से, अगर आप पहले क्या है, आपने $1 का लोन लिया, 80 रुपए आप उसमें दे रहे थे। अब आप $1 का ही लोन ले रहे हो लेकिन अब आपको 90 रुपए उसमें चुकाने पड़ेंगे। तो एक तरह से ये क्या है, रुपए मूल्य में एक तरह से यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। अगला कथन है, भारत के पंडमाल निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वस्तु, गुड्स या वस्तुएं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है। ये कथन सही है। ये कथन इसलिए सही है कि अगर कोई विदेशी अगर हम देखें, हमारे यहाँ से कोई चीज जा रही है 80 रुपए में। ठीक है, 80 रुपए की हमारे यहाँ कोई चीज है, 80 रुपए की चीज है, वो कोई खरीद रहा है $1 देके। अब वही चीज, अब वो इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पे दे तो $1 ही रहा है। ठीक है, $1 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फायदा है, अगर हम फायदा की बात देखें तो यहाँ पे जो डॉलर है, डॉलर जब मजबूत है और यहाँ पे रुपया कमजोर है, तो जो डॉलर में जो लोग खरीदारी करेंगे, डॉलर में जो खरीदारी करेंगे वो यहाँ पर उन्हें क्या है, रुपया यहाँ पे क्या है, सस्ता पड़ जाएगा। तो जो माल लेके जा रहे हैं वो सस्ता उन्हें लगेगा, इसलिए वो माल को ज्यादा खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा जो निर्यात है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, जो मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता है उसमें क्या है, एक तरह से सुधार आएगा। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो विदेशी मुद्रा है वो पहले की अपेक्षा भारत से ज्यादा माल खरीद सकती है। ठीक है, अगला कथन देखते हैं, विदेशी प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों की रुपए आय में कमी होती है। ये नहीं है, यहाँ पे रेमिटेंसेस की बात की जा रही है। कमी यहाँ पे क्यों होगी? कमी यहाँ पे क्यों होगी? आप सपोज कीजिए कि विदेश विदेश से पहले किसी ने $1 आपके घर पे $1 भेजा, आपके घर में 80 रुपए आए। अब विदेश से किसी ने $1 भेजा, अब आपके घर में 90 रुपए आए। ठीक है, तो फायदा, अब पहले फायदा था अब फायदा है। यहाँ पे फायदा क्या है, जब अवमूल्यन हो रहा है तब जो रेमिटांसेस का जो मूल्य है वो भारत में आके एक तरह से बढ़ जाता है, मतलब रुपए में क्या है, वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है।
तो यहाँ पे केवल एक ही कथन सही है, मतलब एक कथन गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भारतीय रुपए के अवमूल्यन के संभावित परिणाम क्या है? 4 यहाँ पे संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन केवल 3, मतलब 4 नहीं, यहाँ पे 4 में से 3 है यहाँ पे, ठीक है? तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाता है। अगला कथन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में ट्विन डेफिसिट समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? वह स्थिति जिसमें स्टैगफ्लेशन के दौरान मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा और खाता घाटा दोनों का एक साथ बढ़ना, ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी ऋण बढ़ने से निजी निवेश में कमी अर्थात क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न होती है, या निरंतर मुद्रा अवमूल्यन के कारण बाह्य ऋण संकट उत्पन्न होता है। पहले तो हम इसमें देखते हैं कि ट्विन डेफिसिट समस्या होती क्या है। ट्विन डेफिसिट की जो समस्या है वो होती क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकारी बजट होता है और जो चालू खाता संतुलन होता है, इनके बीच में क्या है, एक तरह से हम कोरिलेशन यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो राजकोषीय घाटा, सरकार को एक तरफ तो राजकोषीय घाटा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ चालू खाता घाटा होता है। चालू खाता घाटा, मतलब यहाँ पे सरकार को एक तरह से 2 घाटे होते हैं, एक राजकोषीय घाटा होता है, चालू घाटा होता है। राजकोषीय घाटे का मतलब है कि राजस्व अर्जित है, राजस्व से अर्जित अर्जित जो संपत्तियाँ है, जो परिसंपत्ति है, ठीक है? जो राजस्व अर्जन है, वो राजस्व व्यय से कम हो जाता है। अगर इसमें देखें तो जो राजस्व व्यय है, वो राजस्व प्राप्तियों से क्या है? ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब क्या है कि आपको जितना टैक्स यहाँ पे मिल रहा था, अगर हम देखें तो जितने यहाँ पे आपको टैक्स मिल रहा था, आपने जितना सरकार की यहाँ पे इनकम हो रही थी, उससे ज़्यादा तो उसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। जब उससे ज़्यादा उसने खर्चा कर दिया, तो बाकी काम के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। एक तरह से ये इसका मतलब हुआ। चालू खाते का मतलब है कि जो आपका जो निर्यात है, आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका कम हो जाता है इम्पोर्ट से। अब इसका क्या मतलब है, जब इम्पोर्ट आपका होगा, तो जो रुपए है, जो रुपया है, ठीक है? जो रुपया है, इसका बहिर्भाव ज़्यादा रुपया क्या है यहाँ पे? अगर हम देखें, अगर आपका इम्पोर्ट क्या है, ज़्यादा हो जाता है, अगर आप बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, तो आपके यहाँ जो विदेशी मुद्रा है, इसका बहिर्भाव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इसका बहिर्वाह ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि जो मुद्रा है, वो विदेशों में ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ पे आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है, वो भी आपका कमज़ोर होता चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो चीज़ें मंगाने के लिए, लेकिन आपकी यहाँ पे बिक्री एक तरह से कम होती है। तो ये हमारा चालू खाता घाटा हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है, वो हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित लेन-देन पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें चालू खाते की बात यहाँ पे की जा रही है। चालू खाते में क्या-क्या चीज़ें दर्ज होती हैं, वो देखना है। विदेश में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजे गए प्रेषण, ये जो रेमिटांसेस है, वो चालू खाते में ही आते हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ये भी चालू खाते में ही नोट किया जाता है। देखो यहाँ पे ऋण की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे वाणिज्यिक ऋण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है ऋण पे देने वाले ब्याज की, ठीक है? ये चालू खाते में आता है। रक्षा प्लेटफॉर्म और सैन्य उपकरणों का आयात, ये भी चालू खाते में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चीज, यहाँ पे क्या है, आप वस्तुओं और सेवाएं, वस्तुएं ही तो खरीद रहे हैं। अगला आ जाता है यहाँ पे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में इक्विटी शेयरों की खरीद, ये नहीं आता है चालू खाते में, ये पूंजी खाते में आता है। तो यहाँ हम कितने सही हो जाते हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। देखो अगर हम देखें आज के जो हमने सवाल किए हैं, इसमें चालू खाते से लेके 3-4 सवाल हमने किए हैं। तो हम चालू खाता एक तरह से देख लेते हैं। चालू खाता के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे संतुलन, जो भुगतान संतुलन होता है, उससे संबंधित टॉपिक है।
इसमें क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसमें एक तरफ आपका जो करंट अकाउंट होता है, ठीक है? और एक तरफ आपको मतलब चालू खाता, दूसरी तरफ आपका जो पूँजी खाता होता है, ये क्या है आपका कैपिटल अकाउंट होता है। चालू खाता में जो आपका चालू खाता है, चालू खाता में आपकी वो सब मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आते हैं, जो कि वर्तमान प्रकृति के होते हैं। वर्तमान प्रकृति से मतलब ये होता है कि जैसे कि वस्तुएँ और जो सेवाएँ हैं, इनका व्यापार हो गया। सीमा पार आय प्रवाह, जो क्रॉस बॉर्डर इनकम्स जो आती हैं, ठीक है? एक तरफ़ा अंतरण, ये चीज़ें क्या आ जाती हैं आपके करंट अकाउंट में आ जाती हैं। और इसके साथ-साथ में एक चीज़ और है, अब करंट अकाउंट जो आपका होता है, चालू खाता होता है, जो अ, जो चालू खाता होता है, इसके अगर हम घटक की बात करें या फिर उपभाग की बात करें, तो कौन-कौन से होते हैं? इसमें पहला तो आ जाता है वस्तु व्यापार विभाग। वस्तु व्यापार विभाग को ट्रेड एंड गुड्स या फिर मर्चेंडाइज़ अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसमें जो आयात-निर्यात है, ठीक है? आयात-निर्यात है, इनसे संबंधित जो लेखा-जोखा होता है, वो इसमें किया जाता है। जैसे कि आपका कच्चा तेल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गए, ठीक है? अनाज हो गए, ये चीज़ें आ जाती हैं। या फिर जो वस्तुओं के व्यापार का जो अंतर होता है, वो भी चीज़ें क्या है हमारी इसी में आती हैं। दूसरा अगर हम घटक की बात करें या उपविभाग की बात करें, तो ये होता है सेवा व्यापार खाता। सेवा व्यापार खाता। सेवा व्यापार खाता को इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम अदृश्य ट्रेड भी बोल देते हैं, इनविजिबल भी बोल देते हैं, ठीक है? ट्रेड इन सर्विसेज़ भी बोल देते हैं। अब इसमें हमें देखना है इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें आती हैं। इसमें आती हैं सेवाएँ आती हैं, इसमें निवेश आय आता है, ठीक है? इसमें अंतरण भी आता है। निवेश आय का मतलब यहाँ पे निवेश की बात नहीं हो रही है, अभी हम इसको देखेंगे। सेवाओं में क्या आता है, सेवाओं में जैसे हम आईटी सेक्टर की हम बात कर लें, हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, ठीक है? पर्यटन की बात कर लें, परामर्श की बात कर लें, ये जो चीज़ें, ये जो सर्विसेज़ हैं, ये प्रदान की जाती हैं या फिर भारत दूसरे देशों से ये जो सेवाएँ लेता है या सेवाएँ देता है, तो उनसे जो व्यापार होता है, उसको यहाँ पे सेवा व्यापार खाता मतलब चालू खाता के अंतर्गत ही सेवा व्यापार खाता में कैटेगराइज़ किया जाता है। अंतरण में क्या होता है, अंतरण में जो आपके प्रेषण हो जाते हैं, मतलब कि रेमिटेंसेस हो जाते हैं, जो गिफ्ट हो जाता है, जो डोनेशन मिलती है, ठीक है? वो क्या होते हैं, वो हमारे सेवा व्यापार खाते के अंतर्गत ही आ जाते हैं। निवेश आय में क्या होता है, निवेश आय में जो आपका एक तरह से निवेश है, जो क्रॉस बॉर्डर इनकम होती है, उसको यहाँ पे लिया जा रहा है। उसमें जो आपको लाभ मिलता है, लाभांश होता है, ठीक है? वो यहाँ पे आ जाता है। जो आप ब्याज भुगतान करते हैं, ब्याज का जो भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। वेतन भत्ते जो होते हैं, वो यहाँ पे आपके आ जाते हैं। तो ये क्या आते हैं, हमारे सेवा व्यापार खाते में आते हैं। मतलब कि चालू खाता के अंतर्गत ही ये 2 चीज़ें होती हैं, वस्तु व्यापार विभाग, वस्तु व्यापार खाता इसको बोल देते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है, सेवा व्यापार खाता। ये इसमें आता है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जो आईटी सेक्टर है, मतलब कि जो सेवा क्षेत्र है, ये क्या है, ये हम देखें तो सरप्लस में रहता है, हमारे वस्तु व्यापार विभाग के वस्तु व्यापार खाते के मुकाबले। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो आप इस सेशन को अपने और भी जो आपके साथी हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही आप जो पीआईबी करंट अफेयर्स है, उसको भी आप कवर करना ना भूलें। पीआईबी के लिए अगर आप देखें, तो हमारी जो वेबसाइट है आरएम-टाइम्स.इन, वहाँ से आप पीआईबी क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप आराम से पीआईबी कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी में डेली पीआईबी वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। साथ में एमसीक्यू भी आप क्या है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सेम डे उसी टाइम पे आपको एमसीक्यू भी करने के लिए मिल जाते हैं। इनके लिंक आपको जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएँगे। साथ ही आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है जॉइन कर सकते हैं।
यहाँ पे डेली लिंक क्या होते हैं, शेयर किए जाते हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। थैंक यू।